Hi, this is Aditi Rana. Today we will complete chapter 13 sound from NCERT Science class 8. So let's begin. Sound is produced by a vibrating body. जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है यानी कि जब भी उसमें कंपन होता है तो आपका साउंड क्रिएट हो सकता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से एनी वाइब्रेटिंग बॉडी वुड ऑलवेज प्रोड्यूस साउंड. दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है. फॉर एग्जाम्पल जब आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है तो उससे साउंड क्रिएट होता है. समटाइम द वाइब्रेशन इज क्लियरली विजिबल एंड द साउंड इज स्ट्रॉन्ग. कई बार ऐसा होता है कि जो वाइब्रेशंस होती हैं वो हमें क्लियरली दिखाई देती हैं, उस टाइम जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है. वेयर एज इन सम केसेज द वाइब्रेशन इज स्मॉल एंड द साउंड इज फेबल. लेकिन दूसरे केस में क्या होता है वो वाइब्रेशन हमें बहुत कम वाइब्रेशन होती है कि वो हमें क्लियरली नहीं पता पड़ती है कि हो रही है, इतनी कम होती हैं. जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो फेबल होता है यानी कि बहुत फीका और बहुत धीमा. The to and fro motion of a body is termed as vibration or oscillatory motion. जो to and fro motion होता है किसी बॉडी का आगे पीछे बार बार जाना तो उसे वाइब्रेशन कहते हैं और इसे ऑक्सिलेटरी मोशन भी कहा जाता है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. अब हम देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल द डायफ्राम ऑफ द ड्रम. ये जो ड्रम का डायफ्राम है, ठीक है, इस पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं. जो स्ट्रिंग्स होती हैं वायलिन की या जो एयर कॉलम होते हैं, यहाँ पे जो होल्स दिखाई दे रहे हैं फ्लूइड में, इनमें जब वाइब्रेशन होता है तब आपका साउंड प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट इज साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस. इन ह्यूमन ऑल्सो साउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स. इंसानों में भी जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि जो उनका वॉइस बॉक्स है उसमें वाइब्रेशन होती हैं. इस वॉइस बॉक्स को लारिंक्स भी कहा जाता है. The larynx is situated at the upper end of the windpipe. It comprises of two stretched membrane called vocal cords with a narrow slit between them. जो लारिंक्स होता है ये सांस की नली जिसमें दो खिंची हुई झिल्लियाँ होती है ना, जिन्हें वोकल कॉर्ड कहते हैं, वहाँ पे सिचुएटेड होता है और इसके बीच में एक नैरो स्लिट होती है यानी कि नैरो मतलब बहुत ही सकरी सी दरार होती है. व्हेन वी टॉक एयर पासिस थ्रू दोज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन एंड दे प्रोड्यूस डिफरेंट ऑफ साउंड अकॉर्डिंग विद द स्ट्रेचिंग. जब हम बात करते हैं तो हवा इन खिंची हुई झिल्लियों से होकर गुजरती है और ये जो खिंचाव है इसके अनुसार अलग अलग ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं. You can see this voice box in human. आपको यहाँ पे voice box दिखाया गया है इसी. ओके. Muscles which are attached to the vocal cords can make the cords tight or loose. वो muscles, वो मांसपेशियाँ जो अटैच हैं वोकल कॉर्ड से वो उसे टाइट या लूज बनाती हैं. व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक. जब वोकल कॉर्ड होते हैं वो टाइट होते हैं या पतले होते हैं तब जिस टाइप की आवाज़ आती है उसकी क्वालिटी अलग होती है, और जब वो ढीले होते हैं मोटे होते हैं तब जिस टाइप का साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी क्वालिटी अलग होती है. द वोकल कॉर्ड्स इन मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग. जो आदमी होते हैं उनका वोकल कॉर्ड है वो कितना लंबा होता है 20 mm. और वहीं बात करें फीमेल्स की तो उनका जो वोकल कॉर्ड होता है वो 15 mm लॉन्ग होता है. चिल्ड्रंस हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स. बच्चों का वोकल कॉर्ड बहुत ही छोटा होता है. दिस इज द रीजन वाई द वॉइस ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट. यही रीज़न है कि आदमी की, औरत की और बच्चों की आवाज़ काफ़ी डिफरेंट होती है एक दूसरे से. साउंड नीड्स अ मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन. साउंड को यानी कि ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए हमेशा एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है. साउंड ऑलवेज रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल फ्रॉम द सोर्स ऑफ इट्स प्रोडक्शन टू द रिसीवर एंड. साउंड को हमेशा एक मीडियम चाहिए ताकि जहाँ पे साउंड बना है, उत्पन्न हुआ है, वहाँ से जहाँ तक उसे जाना है वहाँ तक वो ट्रैवल कर सके. ओके. सो यानी कि जहाँ पे वो प्रोड्यूस हुआ है वहाँ से रिसीवर तक जिस तक पहुँचाना है वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे कोई मीडियम चाहिए जिससे वो ट्रैवल कर सके. डिफरेंट मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड आर एयर, लिक्विड एंड सॉलिड. इन 3 मीडियम्स में ये ट्रैवल करता है, एयर में, लिक्विड में और सॉलिड में. Solid have tightly packed particles in them and hence they allow propagation of sound through them as the vibration can be carried easily from one particle to another. क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं वो बहुत ही टाइट पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं तो वो क्या करते हैं जब साउंड उनसे ट्रैवल करता है तो वो ईजिली ट्रैवल कर सकता है क्योंकि ये वाइब्रेशन को अलाउ करते हैं. तो यहाँ पे आपको दे रखा है साउंड की जो स्पीड है वो मैक्सिमम होगी, फास्टेस्ट ट्रैवल करेगा सॉलिड्स में, मीडियम स्पीड होगी साउंड की वाटर में और सबसे कम स्पीड होगी इसकी गैसेस में. साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम. साउंड ऐसी जगह पे ट्रैवल नहीं कर सकता जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं हो, बिल्कुल वैक्यूम हो, वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकता. ह्यूमन ईयर, इंसान का कान. द शेप ऑफ अवर आउटर ईयर इज लाइक अ फनल. जो अगर हमारा कान अगर आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर तो इसका जो बाहरी हिस्सा है वो एक फनल की टाइप का है. ये दिखाई दे रहा है, एक फनल जैसा इसका आकार है.
Sound waves enter inside, it travels down a canal and at the end of it touches a thin stretched membrane called the eardrum. जो ध्वनि तरंगे होती हैं, जो साउंड वेव्स होती हैं, जब वो हमारे कान के अंदर जाती हैं तो वो एक कैनल यानी कि एक नहर की तरह रास्ता होता है, उससे नीचे जाती हैं और एंड में एक पतली फैली हुई झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, उसे टच करती हैं जिसे ईयर ड्रम कहा जाता है. द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स टू द इफेक्ट ऑफ द साउंड. द ear passes on these vibration to the inner ear and then there to the brain which process it. That is how we hear. जो ईयर ड्रम होता है वो जब उस पर साउंड वेव्स टकराती हैं तो उनके प्रभाव से वो कंपन करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हुआ है ना, ये अंदर जाता है. ठीक है, इनर ईयर में जाता है और फिर उसके बाद ये ब्रेन तक जाता है जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है और उसके बाद हम किसी भी साउंड को सुन पाते हैं. एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन. द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन. दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलटरी मोशन. कोई भी ऑब्जेक्ट जो टू एंड फ्रो मोशन करता है, आगे पीछे मोशन करता है, उसी को वाइब्रेशन कहते हैं और इसे ऑक्सिलेटरी मोशन भी कहा जाता है. द नंबर ऑफ ऑक्सिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सिलेशन. एक सेकेंड में कितनी बार ऑक्सिलेशन हुई है यानी कि ऑब्जेक्ट कितनी बार आगे पीछे गया है, यही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है. फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन, कितनी बार गया है. फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्स. इट्स सिंबल इज Hz. जो फ्रीक्वेंसी है इसे हर्ट्स में एक्सप्रेस किया जाता है और उसका सिंबल है Hz. अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्स इज 1 ऑक्सिलेशन पर सेकेंड. 1 हर्ट की मतलब फ्रीक्वेंसी है वो ये शो करती है कि 1 ऑक्सिलेशन हो रहा है पर सेकेंड में, एक बार टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तो ये इंडिकेट करता है 1 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी. द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड एन एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड मीन्स ये सी दिस, ये लो एम्पलीट्यूड है. ठीक है, ये जो मीडियम है या कोई भी मीन वैल्यू है, इसके दोनों साइड किस स्पीड से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है वही आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है. तो ये रहा लो एम्पलीट्यूड. ठीक है, डिस्टर्बेंस है वो बहुत ही कम हो रहा है, यहाँ पे लो हो रहा है, यहाँ पे मीडियम है एम्पलीट्यूड और यहाँ पे क्या है, हाई है, काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है. लार्जर द एम्पलीट्यूड लाउडर द साउंड. जितना एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, जितना लार्ज होगा, उतना ही ज़्यादा आपका जो साउंड है वो लार्ज प्रोड्यूस होगा. लाउडनेस एंड पिच. द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड. कोई साउंड कितना लाउड है, कितना तेज है, ये डिपेंड करता है कि उसका एम्पलीट्यूड कितना है. व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूस इज लाउड एंड व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज स्मॉल द साउंड प्रोड्यूस इज फेबल. जब एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का लार्ज होता है, बड़ा होता है, तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो लाउड होता है, तेज़ होता है. और जब एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का स्मॉल होता है तब जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो फेबल होता है, वीक होता है, बहुत ही धीमा होता है. द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड. कोई साउंड कितना तेज़ है, कितना कान फोड़ हुआ है या कितना मतलब नॉइस की तरह है ना, ये कैसे डिपेंड होता है, ये डिपेंड करता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है. फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है कि साउंड तेज़ है, कैसा है, या क्या वो कानों के लिए एक म्यूज़िक की तरह है या फिर एक नॉइज़ की तरह है. इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ हायर वी से दैट द साउंड इज श्रिल एंड हैज़ अ हायर पिच. अगर जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की वो ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि जो साउंड है वो बहुत तेज़ है, वो कान फोड़ू साउंड है, बहुत ज़्यादा नॉइस है और उसकी पिच हाई है. एग्जाम्पल, अब विसिल हैज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी इट प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ हायर पिच. जो विसिल होता है जब हम सीटी बजाते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वाइब्रेशन की, इसलिए जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हायर पिच का होता है. अगर कोई विसिल करता है आपको बहुत दूर तक सुनाई देता है. अ बर्ड मेक अ हाई पिच साउंड. और जो बर्ड्स होती हैं वो भी मॉर्निंग में जो साउंड क्रिएट करती हैं, अगर आप नींद में होते हो तब भी आपको सुनाई देता है. क्यों? क्योंकि वो हाई पिच साउंड क्रिएट करती हैं. If the frequency of vibration is lower, we say that the sound has a lower pitch. अगर जो frequency है यानी बार बार जो रिपीटेशन हो रही है वाइब्रेशन की वो कम है तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसकी पिच लो होगी. फॉर एग्जाम्पल, अ ड्रम वाइब्रेट्स विद लो फ्रीक्वेंसी देयरफॉर इट प्रोड्यूस अ लो पिच साउंड. एक जो ड्रम वाइब्रेट करता है वो लो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता है, इस वजह से जो साउंड प्रोड्यूस करता है ड्रम वो लो पिच साउंड होता है. एंड लॉयन मेक अ लो पिच रोड. जो शेर दहाड़ता है उसकी भी जो पिच है वो लो है क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की वो कम है. नेक्स्ट इज ऑडिएबल एंड इनऑडिएबल साउंड. ऑडिएबल यानी कि जिन्हें हम सुन सकते हैं, इनऑडिएबल यानी कि ऐसे साउंड जिन्हें हम नहीं सुन सकते हैं. ऑडिएबल रेंज ऑफ ह्यूमंस. इंसान
किस रेंज तक के साउंड सुन सकते हैं, फ्रॉम 20 हर्ट्स टू 20K हर्ट्स, यानी कि हम 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स तक सुन सकते हैं, ये सोनिक रेंज है। बिलो 20 हर्ट्स इनऑडिएबल है और ये इंफ्रासोनिक रेंज है, यानी कि अगर कोई साउंड है जिसकी जो रेंज है वो बिलो 20 हर्ट्स है तो वो इनऑडिएबल है, हम उसे नहीं सुन सकते हैं। और ऐसा साउंड किस रेंज में आता है, इंफ्रासोनिक रेंज में आता है, अबव 20,000 हर्ट्स। अगर कोई साउंड 20K हर्ट्स है तो भी वो इनऑडिएबल है ह्यूमंस के लिए, क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक रेंज में आता है और हम इसे नहीं सुन सकते। नेक्स्ट इज नॉइस एंड म्यूजिक। अगर कोई अनप्लीजेंट साउंड है तो उसे हम नॉइस कहते हैं, और अगर कोई प्लीजेंट साउंड है जैसे कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तो वो म्यूजिक हो जाता है। यानी कि जब फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की एक पैटर्न में होती हैं, एक सिस्टमेटिक पैटर्न्स में होती हैं, तब तो म्यूजिक क्रिएट होता है, लेकिन अब अनइवन तरीके से कुछ भी क्रिएट करोगे तो वो नॉइस कहलाएगा। नेक्स्ट इज नॉइस पॉल्यूशन। प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अनवांटेड नॉइस इन अवर सराउंडिंग इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन। हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में कहीं पे हॉर्न बज रहा है, कहीं पे लोग बहुत लाउड वॉइस में बात कर रहे हैं, म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, जो अनवांटेड साउंड होता है वही नॉइस कहलाता है और इससे नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होता है। इट कैन कॉज हेयरिंग इम्पावरमेंट, स्लीपलेसनेस एंड ऑल्सो हाइपर टेंशन। अगर आप नॉइस पॉल्यूशन में रहते हैं, एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, तो क्या होगा, आपको सुनने में भी दिक्कत आ सकती है, आपको रात में नींद ना आए, आपको ये बीमारी हो सकती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है, या आपको हाइपर टेंशन हो सकती है, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इट शुड बी मिनिमाइज्ड बाय इंस्टॉलिंग साइलेंसिंग डिवाइसेज, एयरक्राफ्ट इंजन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेज। इसका प्रिकॉशन ले सकते हैं, ऐसे होम अप्लायंसेज यूज़ कर सकते हैं जो मिनिमाइज़ करें, नॉइस को मिनिमाइज़ करें, ठीक है। उनमें साइलेंसिंग डिवाइस हो, यानी कि जब कोई व्हीकल जा रहा हो तो ऐसा ना हो कि उसे स्टार्ट करने में और उसे ड्राइव करने में बहुत ज़्यादा शोर ना हो रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट हो, व्हीकल्स हो, इंडस्ट्रियल वर्क भी चले, मशीन्स भी चले इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन ज़्यादा शोर ना हो। प्लांटिंग ट्रीज अलॉन्ग रोड ऑल्सो कट डाउन द नॉइस रीचिंग द रेजिडेंट। अगर आप रोड के दोनों तरफ प्लांट्स लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, नॉइस को एब्जॉर्व करते हैं, और इसकी वजह से जो आसपास रहने वाले लोग हैं उन्हें नॉइस पॉल्यूशन की समस्या नहीं आती है। नेक्स्ट इज हेयरिंग एम्पावरमेंट कॉज्ड बाय डिजीज, इंजरी और ओल्ड एज नीड स्पेशल केयर। अगर आपको सुनने में दिक्कत है, किसी बीमारी की वजह से ऐसा हो सकता है, या आपको यहाँ पे इंजरी लग गई हो, या फिर आप ओल्ड एज के हों, आप बूढ़े हो गए हैं, तो भी आपको हेयरिंग एम्पावरमेंट हो सकता है, सुनने में दिक्कत हो सकती है, या हो सकता है आप ऊंचा सुनते हो, तो आपकी स्पेशल केयर करनी चाहिए। प्लस अगर आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली अगर वो साइन लैंग्वेज सीख लेंगे तो आप उनसे ईजिली कम्युनिकेट कर सकेंगे। Next is fill in the blanks. Time taken by an object to complete one oscillation is called time period, and loudness is determined by the amplitude of vibration. The unit of frequency is hertz, which is expressed using Hz. Unwanted sound is called noise, and shrillness of a sound is determined by the frequency of vibration. Next, a pendulum oscillate 40 times in 4 seconds. Find the time period and the frequency. हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो 40 वाइब्रेशन हुई 4 सेकेंड्स में, तो 40/4 हमें पता पड़ जाएगा 10 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे इसे, 1/10 मीन्स 0.1 सेकेंड इज द टाइम पीरियड